हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है वो है साइंस में भौतिक विज्ञान फिजिक्स का, जो कि क्लास 10th का है। और ये इसमें मैं कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 यानी कि 2026 में आने की संभावना है। ओके, ये मेरा खुद का गेस किया हुआ क्वेश्चंस है जो कि मैंने पिछले वीडियो बायोलॉजी में और अब के वीडियो मैंने फिजिक्स में जो अभी मैं अब बना रहा हूँ, वो दोनों मेरे खुद के गेसेस क्वेश्चन हैं। ओके, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आते हैं क्वेश्चंस पे बेटा। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के बेटा दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना? पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसको बढ़िया से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो एक होता है ना, पिक्चर आपको बोलेगा पिक्चर भी बनाने का, तो ये हम बना सकते हैं पिक्चर। ठीक है ना? मैं देखिए अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड पर आऊँ। ठीक है ना? और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने मैं बोर्ड पर आऊँगा। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बोर्ड पर आने के क्रम में मैं अभी 11th और 12th का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो बोर्ड पर ही होगा। ओके, तो अभी ये पिक्चर आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश के अपवर्तन को नियम को लिखे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है बेटा। ठीक है ना? दो नियम है। तो प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। कौन कौन तीनों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। ठीक है ना? ये तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। चलिए, और इसका द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है ना? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, ओके, के लिए आपतन कोण की त्रिज्या और अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए इसमें एक पिक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना? आपको दिख रहा होगा पिक्चर, पिक्चर पर काफ़ी फोकस करना है। ठीक है ना? देखिए उत्तल लेंस, क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित कर देता है। ठीक है ना? देखिए इसको हम फिगर से समझेंगे। देखिए फिगर, इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रकाश है। ठीक है ना? ये उत्तल लेंस है आपका। ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। ठीक है ना? और ये उत्तल लेंस से ये प्रकाश आ रहा है। क्या हो रहा है? ये प्रकाश सब आ रहे हैं। तो ये उत्तल लेंस से जब टकराता है ना, तो सारे प्रकाश को क्या करता है? एक बिंदु पर जा कर के, एक बिंदु पर जा कर के एकत्रित कर देता है। तो इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को लिखो। ठीक है, तो दो उपयोग निम्नलिखित है बेटा। उत्तल लेंस पहला देख लेते हैं। पहला जो इसका उपयोग है, उत्तल लेंस वस्तुओं को फोकस करके बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस वस्तुओं को फोकस करके एक बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। अब दूसरा इसका उपयोग है दूरदृष्टि दोष, जब पास की चीज़ें धुंधली दिखे। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि जब पास की चीज़ें धुंधली दिखती हो और दूर की चीज़ें एकदम साफ दिखती हो। ठीक है ना? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मों और कॉन्टैक्ट लेंस में उत्तल लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है ना? उत्तल लेंस का ये दूसरा काम हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा क्या है? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश, आवेश के प्रवाह, जैसे कि करंट का जो प्रवाह होता है ना, करंट का जो फ्लो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। करंट तो आप सभी समझते होंगे।
तार से जो एक धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, दोनों में जो करंट पास होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मतलब पास होने की प्रक्रिया धारा, ठीक है ना। और आवेश का मतलब होता है करंट, ठीक है ना। तो आवेश के प्रवाह के दर को कितना मतलब है, तो उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है एम्पियर को, ए से। अपना छठा नंबर क्वेश्चन है बेटा, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष तब होते हैं जब आँख रेटिना पर प्रकाश को ठीक से केंद्रित नहीं कर पाती है, जिससे धुंधली दृष्टि होती है। जैसे कि दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि आपका आँख खराब हो जाता है, कभी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो कभी पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो कभी दोनों ही नहीं दिखाई देती है, सारा एकदम धुंधला धुंधला। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। यह तीन प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार का होता है। एक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है बेटा, निकट दृष्टि दोष में आंखों की वह स्थिति जिसमें पास की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लग के वस्तु एकदम बढ़िया से दिखाई देवेला, लेकिन दूर के वस्तु धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। दूर के वस्तु एकदम धुंध धुंध टाइप का अच्छा से दिखेगा नहीं, ठीक है ना। यह आमतौर पर अवतल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक हो जाता है, जिसको भी सॉरी क्या हो गया, एक मिनट, हाँ। अब जिसको भी निकट दृष्टि दोष है बेटा, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या, चश्मा जो देंगे ना उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए, अब दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के बारे में जान गए। दूर दृष्टि दोष क्या है, तो बेटा दूर दृष्टि दोष आंखों की वह स्थिति जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है ना, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है बेटा, अगर निकट का मतलब होता है, तो निकट का मतलब कि निकट की वस्तु ही हमें क्या होती है, निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये किस में हो गया, निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है ना, लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, मतलब ठीक उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। इसको एकदम इजी वे में समझेंगे तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो एकदम फटाक से आंसर आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके, इस दोष को उत्तल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर सुधारा जा सकता है, ठीक है ना। जिसको भी दूरदृष्टि दोष है उसे उत्तल लेंस, चश्मा में उत्तल लेंस दीजिए, ठीक है ना, या कॉन्टैक्ट लेंस पहना करके उसे सुधारा जा सकता है। ओके, अब है जरा दृष्टि दोष, तीसरा नंबर है अपना जरा दृष्टि दोष। इस दोष में निकट, सॉरी निकर नहीं, निकट, इसमें क्या होगा, ये निकट, ठीक है ना, निकट। ओके, इसमें क्या है, निकट, निकट, ओके, हाँ। निकट और दूर दोनों प्रकार की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है, न निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, न दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया। तो इसे दूर करने के लिए द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, ओम के नियम को लिखे। यदि किसी चालक का ताप, इसका आंसर है यदि किसी चालक का ताप और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहे, ठीक है ना, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मुख्य सूत्र हम ये V इज इक्वल टू आई बटा आर कर सकते हैं, ठीक है ना। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। जहाँ V क्या होगा, वोल्ट होगा, आई क्या होगा, विद्युत धारा होगा, आर क्या होगा, विभवांतर होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। जहाँ आर क्या होगा, प्रतिरोध होगा, विभवांतर नहीं होगा, आर क्या होगा, प्रतिरोध को दर्शाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ओम के नियम का खोज
जॉर्ज साइमन ने 1827 ईस्वी में किया था। ओम के नियम का खोज किसने किया था? जॉर्ज साइमन ने 1827 ईस्वी में किया था। ओके, चलिए अब है 8वां नंबर क्वेश्चन अपना, विभवांतर किसे कहते हैं? तो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश, क्या विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना? जैसे कि दो बिंदुओं के बीच का जो आवेश होता है ना, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य लगता है उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना? इसे वोल्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर को वोल्टेज भी बोलते हैं। जैसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्टेज को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट। अगर क्वेश्चन आ गया कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तब वोल्ट, जिसे भी से सूचित किया जाता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर दिक्कत होता है तो बैक स्क्रॉल करके दोबारा सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कुछ इस प्रकार है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम विद्युत चुंबक तत्व में उपयोग होता है। किस चीज में? विद्युत चुंबक तत्व में उपयोग होता है, जो बताता है कि कोई चालक, चालक का जैसे कि तार, चालक मतलब क्या? तार चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। क्या बताता है? कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई चीज गति कर रहा है। ठीक है ना? उसमें प्रेरित धारा, धारा का मतलब होता है करंट, करंट की दिशा कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। इसको कुछ इस प्रकार नियम के अनुसार हम समझेंगे कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, अंगूठे, तर्जनी और मध्य उंगली, ठीक है ना, को एक दूसरे के लंबवत फैलाए। ठीक है ना? एक दूसरे के लंबवत फैलाए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको फैलाना है, कुछ इस प्रकार से फैलाना है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है ना? जहाँ तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जहाँ तर्जनी जो ये है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। ठीक है ना? ये क्या है? तर्जनी है। ये किस चीज़ की दिशा को बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। उत्तर से दक्षिण, क्या है? उत्तर से दक्षिण। तथा अंगूठा, अंगूठा किस चीज को बता रहा है? चालक की गति बता रहा है। अंगूठा क्या बता रहा है? चालक की गति की दिशा। और मध्य प्रेरित धारा की दिशा दर्शाती है। ठीक है ना? और क्या? एक मिनट, मध्य उंगली, और मध्य उंगली किस चीज की किस चीज को बताता है? तो चालक की प्रेरित धारा। ठीक है ना? मध्य उंगली चालक की प्रेरित धारा बता रहा है। शायद इसमें आपको कोई चीज़ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये फिगर आप बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे बनाना पड़ सकता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। अब देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का एक सरल तरीका है। ठीक है ना? इसके अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखे तो वो कितने डिग्री पर बनेगा? 90 डिग्री पर बनेगा। कितने डिग्री पर बनेगा? सॉरी, 90 डिग्री पर बनेगा। कितने डिग्री पर बनेगा? 90 डिग्री। ओके, हाँ, चलिए पिक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें इसका जो तर्जनी है, ठीक है ना, ये क्या है? अंगूठा है जो बल दर्शा रहा है। तर्जनी क्या दर्शा रहा है? क्षेत्र दर्शा रहा है। और मध्य मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा है? धारा दिखा रहा है, वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है ना? प्रभा, ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस पिक्चर को भी बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ये बाएं हाथ का है। किसका है? बाएं हाथ का। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन, फैराडे के नियम। ठीक है ना? तो फैराडे के नियम कुछ इस प्रकार है। इसमें दो नियम है फैराडे के। कौन कौन से? फैराडे का प्रथम नियम, किसी विद्युत अपघटक के विद्युत अपघटन, सॉरी दो दो बार लिखा गया, हाँ, देखिए, किसी विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ विलयन में
से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? विद्युत अपघटन के, प्रत्येक इलेक्ट्रोड कहाँ है? पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है ना, क्या होती है? समानुपाती होती है। तो पहला नियम जान गए। जहाँ W का मतलब होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ठीक है ना। I का मतलब होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं, ठीक है ना। मैं T का मतलब होता है टाइम, समय, किस चीज में? सेकंड में। और Z का मतलब होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, और रट के जाइएगा। अब इसका दूसरा नियम है, विद्युत नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघटनों में समान आवेश प्रवाहित होती है, अगर विद्युत अपघटनों में बहुत सारे विद्युत अपघटनों में एक ही समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी की भारों के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तुल्यांकी भारों, ठीक है ना। जेड के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो बैक स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पे विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, ठीक है ना, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर दोनों को बढ़िया से एक बार रट लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, VVI इसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या क्या करना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।